आज उन्होंने मुझे भिखारी समझकर ठुकराया है। एक दिन वही लोग मेरा नाम सुनकर सिर झुकाएंगे। मेरे ऑफिस का ड्राइवर भी तुमसे ज्यादा इज्जतदार है। 1 साल हो गया आदित्य, घर पे बैठे बैठे मेरी कमाई खा रहे हो। जिस आदमी को मैंने सपनों का हीरो समझा था, वो असल में एक बेरोजगार निकम्मा निकला। है ना, इतना भी मत गिरो कि फिर नजरों से उठ ना पाओ। गिर तो मैं उसी दिन गई थी जब मैंने तुम जैसे नकारा आदमी से शादी की थी। सच कहूं आदित्य, तुम पति कम और मेरे ऊपर पड़ा हुआ बोझ ज्यादा लगते हो। आप सबको शायद पता नहीं, पिछले 1 साल से ये घर पर बैठे बैठे मेरी कमाई खा रहे हैं। देखो जरा, यही है मेरा महान पति। अरे यार, ये तो बिल्कुल बेरोजगार टाइप लग रहा है। सच कहूं, अब ये मुझे पति कम और पालतू ज्यादा लगता है। आज तुम मुझे छोटा दिखा रही हो नैना, लेकिन वक्त आने पे यही अपमान मेरी ताकत बनेगा। जाते समय याद रखना, मेरे पैसों से खरीदा हुआ एक भी कपड़ा मत पहनना। तुमसे तो सड़क पे भीख मांगने वाले में इन्हें ज्यादा हिम्मत है। लोग बताओ, क्या ऐसा आदमी किसी काम का होता है? नौकरी नहीं, पैसा नहीं। ऐसे आदमी को तो घर में नौकर भी नहीं रखते। शहर के सबसे आलीशान होटल इंपीरियल क्राउन में उस रात रोशनी कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। महंगे झूमर, विदेशी शराब और शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की भीड़। आज जश्न था नैना कपूर की कंपनी की बड़ी बिजनेस डील का। नैना शहर के मशहूर उद्योगपति मिस्टर कपूर की इकलौती बेटी और अब खुद एक सफल बिजनेसवुमन थी। लाल गाउन में सजी नैना सबके बीच चमक रही थी, लेकिन उसी हॉल के एक कोने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। सादा सा सूट, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी खामोशी। वह था डॉ आदित्य मेहरा, नैना का पति, कभी शहर का सबसे होनहार डॉक्टर, लेकिन आज बेरोजगार। एक मेडिकल केस में साजिश के कारण उसका लाइसेंस रद्द हो गया था और पिछले 1 साल से वह घर पर ही था। लोगों की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थीं। तभी नैना हाथ में वाइन का गिलास लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसके साथ खड़ा था उसका पुराना दोस्त विवान खुराना। नैना ने जोर से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा एक खास इंसान से मिलिए। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। नैना ने ताली बजाई। ये है मेरे पति डॉक्टर आदित्य मेहरा। उसने आदित्य की तरफ इशारा करके कहा। कुछ हल्की तालियां बजीं। फिर अचानक नैना हंस पड़ी। ओह सॉरी, डॉक्टर कहना शायद अब गलत होगा। हॉल में हलचल हुई। नैना ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि इनकी डॉक्टर वाली नौकरी तो कब की खत्म हो चुकी है। कुछ लोग मुस्कुरा दिए। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, नैना, ये सब मत करो। नैना तिरस्कार से बोली, क्यों? सच सुनने में शर्म आ रही है? विवान हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो नैना, बेचारा पहले ही काफी परेशान है। नैना ने तुरंत जवाब दिया, बेचारा? नहीं विवान, ये बेचारा नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे महंगा बोझ है। आदित्य की आंखें झुक गईं। नैना आगे बोली, आप सबको शायद पता नहीं, पिछले 1 साल से ये घर पर बैठे बैठे मेरी कमाई खा रहे हैं। कुछ लोग खुलकर हंस पड़े। आदित्य के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं नैना, जल्द सब ठीक हो जाएगा। नैना ने ताली बजाई। वाह, क्या डायलॉग है। फिर वह व्यंग्य से बोली, कितने महीने से सुन रही हूं मैं ये बात, सब ठीक हो जाएगा। वह उसके बिल्कुल सामने आकर बोली, सच बताओ आदित्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। नैना की आंखों में तिरस्कार था। एक आदमी होकर पत्नी की कमाई पर जीते हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। नैना ने तीखे स्वर में कहा, मेरे ऑफिस के ड्राइवर में भी तुमसे ज्यादा आत्मसम्मान है। आदित्य का गला सूख गया। नैना, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। नैना हंसी। प्यार? फिर उसने कहा, चलो आज इन लोगों को तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी भी बता ही देती हूं। वह भीड़ की तरफ मुड़ी। जब मैं कॉलेज में थी तब यह एक साधारण मेडिकल स्टूडेंट था। आदित्य की आंखों में पुराने दिन चमक उठे। फ्लैशबैक, वही लड़का जो लाइब्रेरी में रात रात भर पढ़ता था,
नैना अक्सर उसे चिढ़ाती थी, तुम इतना पढ़ते क्यों हो आदित्य? और वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि एक दिन मैं इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा कि तुम्हारे पापा भी मुझ पर गर्व करेंगे। नैना को तब उसका जुनून अच्छा लगता था। उसने ही एक दिन कहा था, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और सच में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन फ्लैशबैक खत्म हुआ। नैना की आवाज फिर गूंजी, लेकिन अफसोस। वह आदित्य की तरफ देखकर बोली, जिस आदमी को मैंने सपनों का हीरो समझा था वो असल में निकला एक बेरोजगार निकम्मा। आदित्य का दिल टूट रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, नैना, कम से कम इतना मत गिरो। नैना की आंखें ठंडी हो गईं। गिर तो मैं उस दिन गई थी जब मैंने तुम जैसे नाकाम आदमी से शादी की थी। आदित्य चुप रहा। नैना ने अचानक कहा, और आज मैं सबके सामने एक सच बताने वाली हूं। आदित्य का दिल धड़क उठा। कौन सा सच? नैना उसके करीब आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। वह सच जो सुनकर तुम्हारी बची खुची उम्मीद भी मर जाएगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। नैना ने कहा, तुम जिस बच्ची को अपनी बेटी समझते हो। आदित्य की सांस रुक गई। नैना ने शब्द चबा चबाकर बोले, वह तुम्हारी बेटी नहीं है। आदित्य की दुनिया उसी पल बिखर गई। हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें रोक दी हों। आदित्य मेहरा पत्थर की तरह खड़ा था। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, वह बच्ची तुम्हारी बेटी नहीं है। उसने कांपती आवाज में पूछा, नैना, तुम क्या कह रही हो? नैना ने वाइन का घूंट लिया और बिल्कुल शांत स्वर में बोली, सच। भीड़ में खड़े लोग अब तमाशा देखने लगे थे। आदित्य की नजर धीरे धीरे विवान की तरफ गई। विवान मुस्कुरा रहा था। नैना ने सबके सामने कहा, हां, परी विवान की बेटी है। आदित्य का गला सूख गया। नैना, कम से कम इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। नैना अचानक तेज आवाज में बोली, झूठ? फिर उसने तिरस्कार से कहा, झूठ तो मेरी जिंदगी है आदित्य, जो मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ जी रही हूं। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। नैना ने हाथ फैलाकर कहा, देखिए सब लोग, यही है मेरा महान पति। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी की कमाई पर पल रहा है और खुद को अभी भी घर का मर्द समझता है। हंसी की आवाजें गूंज उठीं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी है नैना। नैना हंस पड़ी। इज्जत? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? फिर उसने एक एक शब्द चुभाते हुए कहा, न नौकरी, न पैसा, न नाम। वह उसके बिल्कुल पास आकर बोली, और ऊपर से मेरी कमाई पर रॉयल लाइफ जीने का शौक। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। नैना की आवाज और तेज हो गई, सच कहूं, अब तुम मुझे पति कम और पालतू ज्यादा लगते हो। यह सुनते ही आदित्य की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं इतना ही बोझ हूं तो आज ही चला जाता हूं। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। नैना ने तुरंत जवाब दिया, यही तो मैं चाहती हूं। फिर उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और उसके सामने फेंक दिए। तलाक के पेपर, साइन कर दो। आदित्य ने कागजों की तरफ देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। इतने साल बस इतना ही था? नैना ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं जिंदगी भर एक बेरोजगार पति का खर्चा उठाती रहूंगी? विवान पास आकर बोला, यार आदित्य, समझदारी इसी में है कि साइन कर दो। वैसे भी अब तुम्हारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? यह सुनकर आदित्य ने पहली बार विवान की आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दर्द से भरी। तुमने मेरी जिंदगी नहीं छीनी विवान, तुमने बस मेरी आंखें खोल दी। फिर उसने पेन उठाया। हॉल में खड़े सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। कागज पर साइन करते समय उसने आखिरी बार नैना से पूछा, एक सवाल का जवाब दोगी? नैना बोली, जल्दी पूछो। आदित्य ने धीमे से कहा, क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे सच में प्यार किया था? नैना ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, एक टूटी हुई मुस्कान। उसने कागज पर साइन कर दिए। फिर बोला, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। वह मुड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगा। तभी नैना की आवाज फिर गूंजी, और हां आदित्य,
वह रुका। नैना ने अंतिम ताना मारा, जाते समय मेरे पैसों से खरीदा हुआ ये सूट भी यहीं छोड़ देना। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आदित्य कुछ सेकंड खामोश खड़ा रहा, फिर उसने अपना कोट उतारा, टेबल पर रखा और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। उस रात होटल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आदित्य भीगता हुआ सड़क पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार जोर से रो पड़ा, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल उठी। उसने खुद से कहा, आज उन्होंने मुझे भिखारी समझकर ठुकराया है, एक दिन वही लोग मेरा नाम सुनकर सिर झुकाएंगे। और उसी रात एक टूटा हुआ आदमी अपनी किस्मत बदलने की कसम खाकर अंधेरे में चला गया। 4 साल बीत चुके थे। जिस आदमी को कभी एक पार्टी में सबके सामने निकम्मा और पत्नी की कमाई खाने वाला कहा गया था, आज वही आदमी दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जनों में गिना जाता था। अब लोग उसे डॉ. आर्यन मेहरा के नाम से जानते थे। विदेश के बड़े मेडिकल संस्थानों में उसके रिसर्च की चर्चा होती थी। कई असंभव माने जाने वाले ऑपरेशन उसने सफल कर दिखाए थे, लेकिन इन 4 सालों में उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। दिल पत्थर का हो गया था। उसी शहर के सबसे बड़े अस्पताल सिटी केयर इंस्टीट्यूट में उस दिन अफरा तफरी मची हुई थी। एक छोटी बच्ची रिया की हालत बेहद गंभीर थी। ब्रेन में ऐसा ट्यूमर था जिसे छूना भी मौत को बुलाने जैसा था। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने हार मान ली थी। एक डॉक्टर घबराते हुए बोला, अब सिर्फ एक ही इंसान इस बच्ची को बचा सकता है। दूसरे ने पूछा, कौन? डॉक्टर ने धीरे से कहा, डॉ. आर्यन मेहरा। आईसीयू के बाहर बैठी थी नैना। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पहली बार जिंदगी में वह इतनी बेबस लग रही थी। उसके पास खड़ा था विवान। नैना रोते हुए बोली, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा, हमने दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन को बुलाया है, उनकी फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। नैना ने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। उसे नहीं पता था जिस इंसान को बुलाया गया है वह वही आदमी है जिसे उसने 4 साल पहले सबके सामने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर एक काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने एक लंबा आदमी बाहर उतरा। आंखों में गहरी ठंडक, चेहरे पर आत्मविश्वास। वह था डॉ. आर्यन मेहरा। अस्पताल का पूरा स्टाफ उसे रिसीव करने के लिए खड़ा था। चीफ सर्जन ने हाथ जोड़कर कहा, वेलकम सर, हमें आपकी ही जरूरत थी। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, पेशेंट की हालत? बहुत क्रिटिकल है सर, हर मिनट कीमती है। आर्यन तेज कदमों से अंदर बढ़ा। जैसे ही वह आईसीयू के कॉरिडोर में पहुंचा, उसकी नजर सामने बैठी महिला पर पड़ी। नैना। 4 साल बाद दोनों की नजरें मिली। नैना कुछ सेकंड उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। आदित्य। आर्यन रुक गया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस ठंडक। नैना धीरे धीरे खड़ी हुई। तुम यहां? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम डॉ. आर्यन मेहरा है। विवान आगे बढ़ा। उसने तिरस्कार से कहा, देखिए डॉक्टर, यह हमारी बेटी का मामला है, आप फीस की चिंता मत कीजिए। आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। फीस की चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। विवान चौंक गया। आर्यन उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि कुछ कर्ज पैसे से नहीं चुकते। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, आदित्य, मेरी बेटी को बचा लो। आर्यन ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर कहा, मैं यहां किसी का अतीत देखने नहीं आया, मैं यहां एक डॉक्टर की तरह आया हूं। वह मुड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने एक वाक्य कहा, और याद रखना, जिस आदमी को तुमने कभी पत्नी की कमाई खाने वाला निकम्मा कहा था, आज उसी के हाथों में तुम्हारी बेटी की जिंदगी है। नैना वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में पछतावे का सागर था और ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती आखिरकार बुझ गई। 3 घंटे से बाहर बैठी नैना की सांस जैसे रुक गई थी। दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने डॉ. आदित्य मेहरा बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही ठंडी शांति। नैना लड़खड़ाते कदमों से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी,
आदित्य, मेरी बेटी कैसी है? आदित्य ने बिना भाव के कहा। ऑपरेशन सफल रहा है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं उसे देख सकती हूं? आदित्य ने शांत स्वर में कहा। अभी नहीं, वह बेहोश है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नैना अचानक रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आदित्य, मुझे माफ कर दो। आदित्य ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। नैना की आवाज टूट रही थी। मैंने उस रात तुम्हें सबके सामने अपमानित किया, तुम्हें निकम्मा कहा, बेरोजगार कहा। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम किसी के लायक ही नहीं हो, उसने रोते हुए कहा। लेकिन सच ये है आदित्य, उस रात सबसे बड़ा निकम्मा इंसान मैं थी। आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। नैना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए था। आदित्य की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। नैना ने सिर झुका लिया। इसलिए मैंने झूठ बोला। आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। कौन सा झूठ? नैना की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने मुश्किल से कहा, परी विवान की बेटी नहीं है। कॉरिडोर में खामोशी फैल गई। आदित्य का चेहरा कठोर हो गया। नैना ने धीरे से कहा, परी तुम्हारी बेटी है आदित्य। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। आदित्य की आंखों में पहली बार हलचल हुई। क्या? नैना रोते हुए बोली, मैंने उस रात झूठ बोला था। मुझे लगा तुम अब कभी संभल नहीं पाओगे, और मैं एक बेरोजगार आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज टूट गई। मैं आजाद होना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल पर सबसे बड़ा वार किया। आदित्य की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है उस झूठ ने मुझसे क्या छीन लिया? नैना ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, उस रात तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, एक बाप भी मर गया था। आदित्य की आंखों में दर्द चमक उठा। उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, तुमने मुझे मेरी ही बेटी से दूर कर दिया। 4 साल मैं इस यकीन के साथ जीता रहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है। नैना रोते हुए बोली, मैं जानती हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन आज सच बताए बिना मैं जी नहीं पाती। उसने कांपते हुए कहा, आदित्य, परी तुम्हारा खून है। जिस बच्ची की जान बचाने के लिए तुमने 3 घंटे तक मौत से लड़ाई लड़ी, वह तुम्हारी ही बेटी है। आदित्य कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने उस रात मुझसे सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था नैना, तुमने मेरे अंदर के बाप को मार दिया था। नैना रोते हुए बोली, क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। कुछ सच्चाइयां समय पर ही अच्छी लगती हैं। देर से बोले गए सच अक्सर सिर्फ पछतावा बनकर रह जाते हैं। नैना वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। आदित्य मुड़ा और कॉरिडोर से बाहर जाने लगा। पीछे से नैना की टूटी हुई आवाज आई, आदित्य, कम से कम एक बार अपनी बेटी को देखकर तो जाओ। आदित्य रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से बोला, मैं उसे देख चुका हूं, ऑपरेशन टेबल पर, एक डॉक्टर की तरह। और फिर वह बिना पीछे देखे अस्पताल से बाहर चला गया। कॉरिडोर में अब सिर्फ नैना के आंसू गूंज रहे थे और एक सच जो बहुत देर से सामने आया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। नैना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आदित्य के बारे में क्या? आदित्य को नैना को माफ कर देना चाहिए था और उसे उसकी बेटी को अपना लेना चाहिए था, या फिर अंत में आदित्य का फैसला सही था? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो हमें अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, इतना भी मत गिरो कि फिर नजरों से उठ ना पाओ। गिर तो मैं उसी दिन गई थी जब मैंने तुम जैसे नकारा आदमी से शादी की थी। आज उन्होंने मुझे भिखारी समझकर ठुकराया है। एक दिन वही लोग मेरा नाम सुनकर सिर झुकाएंगे।